थी। तभी कार्तिक ने अर्थ और अथर्व से कहा, तुम दोनों को भगवान ने इतनी पैनी आंखें दी हैं, आई एम श्योर कि तुम्हें ऑलरेडी सब समझ आ गया। तभी अर्थ और अथर्व ने कार्तिक की गर्दन को पकड़ लिया और गुस्सा करते हुए उससे कहा, डैम, इसका मतलब हमारे स्कूल का कैंपस बेल चुपचाप तुमने लिया था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कार्तिक। तभी कार्तिक ने अपनी आंखों को घुमाते हुए बहुत ही प्राउडली उन दोनों से कहा, तुम दोनों इतना नाखुश क्यों, और तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे खा जाओगे मुझे। कार्तिक की बात सुनकर अर्थ ने उससे कहा, फॉरगेट इट, वैसे भी हमें तुमसे इतनी ही उम्मीद थी, तुम्हें सिर्फ तुमसे ही मतलब है और बाकी किसी से नहीं, तुम्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी अथर्व ने अपने मन में थोड़ा कंसर्न करते हुए कार्तिक से कहा कि यस कार्तिक, हम दोनों अभी सिंगल ही हैं। हमने सोचा था कि हम अगर आपकी कंपनी में सीईओ बन जाएंगे तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा, पर किसे पता था कि अब इस बारे में बात करना बिल्कुल पॉइंटलेस है। जब से अर्थ और अथर्व स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे, तब से ये कहा जा सकता था कि ये दोनों ही एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड कर रहे थे। और जब इन लोगों को कंपनी को रन करने के लिए लोगों को रिक्रूट करना पड़ा, तब अर्थ और अथर्व दोनों किसी समुद्र में मछलियों की तरह रह गए थे, जिनके आसपास बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां घूम रही थी। उस वक्त अर्थ और अथर्व को कंपनी में काम करके बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारी गर्ल्स ने इंटरव्यू दिए थे और उस वक्त अर्थ और अथर्व के बहुत अच्छे दिन चल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। इन दोनों को ये बात रियलाइज हुई कि ये दोनों किसी फेमस सर्वेंट से कम नहीं थे और कंपनी में उनका स्टेटस कुछ खास नहीं था। ये कंपनी के सिस्टम के मोहरे थे। आखिर किसने बनाए होंगे ऐसे रूल्स? अर्थ और अथर्व भले ही दोनों पानी में मछलियों के बीच घिरे रहते थे, पर ये दोनों उस तरह के लोगों में से आते थे जो इसके बावजूद इनसे दूर ही रहते थे। अर्थ और अथर्व ने आज तक किसी भी लड़की को छुआ तक नहीं था। इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स को सुनने के बाद कार्तिक ने अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए उनसे कहा, तो क्या इन सब चीजों के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? कार्तिक की बात सुनकर अर्थ ने अपने दोनों हाथों को खोला और फिर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, या तो आप धरती पर आ जाओ या आपने किसी बंदे को भेजकर धरती पर मेरे सामने खड़े इस इंसान को मार डालो। कियारा जो पास में ही खड़ी थी, उसने जैसे ही अर्थ की ऐसी आवाज सुनी तो उसने पीछे की तरफ मुड़कर बहुत ही हैरानी से अर्थ की तरफ देखा और उसे कहा, तुम लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? जैसे ही कियारा ने कार्तिक, अर्थ और अथर्व के नेगेटिव थॉट्स सुने तो कियारा के रिएक्शन पहले जैसे नहीं लग रहे थे। कियारा पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी थी, उसकी पर्सनैलिटी भी पहले से बहुत चेंज हो गई थी। तभी कार्तिक ने अपने हाथों से इशारा करते हुए और कियारा की तरफ स्माइल करते हुए उससे कहा, ऐसी कोई बात नहीं कियारा, ये तो पहले की तरह अभी भी बकवास करता रहता है। इतना कहने के बाद कार्तिक ने अर्थ के पेट में कोनी मार दी और जैसे ही कार्तिक ने अर्थ के पेट में कोनी मारी तो अर्थ दर्द से चीखता हुआ ग्राउंड पर गिर गया। और तभी अर्थ ने कार्तिक से कहा, डैम कार्तिक, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कब से हो गए? और अर्थ पूरी डोरमेट्री में बहुत ही पढ़ाकू लड़का था। अगर ये सब उसके साथ पहले हुआ होता तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अब आज जब काफी दिनों के बाद उसे कार्तिक ने पेट पर कोनी मारी तो उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगा और वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। कार्तिक ने भी ये नहीं सोचा था कि वो अर्थ को इतना इजीली नीचे गिरा देगा और इसीलिए कार्तिक इस वक्त अपने हाथों को बहुत ही हैरानी से देख रहा था। तभी कार्तिक ने क्यूरियस होते हुए अर्थ से कहा, क्या तुम इन दिनों कमजोर हो गए हो? तुम इतनी आसानी से नीचे कैसे गिर सकते हो? कार्तिक की बात सुनकर अर्थ ने चिढ़ते हुए कार्तिक से कहा, तुम वीक, तुम्हारी फैमिली वीक, मैं तो एकदम स्ट्रांग हूँ, बड़े आए मुझे वीक कहने वाले। इस वक्त तक अथर्व भी कार्तिक को बहुत ही सरप्राइज होते हुए देख रहा था। तभी उसने कार्तिक से कहा, दैट्स राइट कार्तिक, तुम इतने स्ट्रांग कब से हो गए? अर्थ की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा सोचते हुए उससे कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ट्रेनिंग काम कर रही है। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कार्तिक इन सब के लिए कहा गया था, क्योंकि उसके आसपास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से लोग थे, पर कार्तिक ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता था जो किसी के भी कंपैरिजन में किसी से वीक रहे। मैगी के गाइडेंस में कार्तिक ने खुद को ट्रेन किया था। ऐसा नहीं था कि कार्तिक इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि उसका कंपैरिजन उसके बेस्ट एलीट्स टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से किया जा सकता था। पर हाँ, ऐसा कहा जा सकता था कि अगर कार्तिक को कभी एक साथ 4 या 5 ऑर्डिनरी पर्सन से डील करना पड़े तो वो इजीली कर सकता था। हालांकि कार्तिक कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करता था, इसीलिए कार्तिक को ये नहीं पता था कि ट्रेनिंग के बाद उसकी बॉडी पर कितना इफेक्ट पड़ा था। कार्तिक ने अर्थ को यही सोचकर कोनी मारी कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ पुश हो जाएगा, पर किसे पता था कि उसके ऐसा करने से अर्थ नीचे ही गिर जाएगा। अर्थ दबी आवाज में कार्तिक को भला बुरा कहने लगा। तभी अथर्व ने कहा, अरे यार तुम सब शांत हो जाओ, इन सब बातों पर मिट्टी डालो, और मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि थोड़ा खुद की हेल्थ पर ध्यान दो, पर तब तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी और अब तुम्हें पता चल गया ना कि तुम कितने ज्यादा वीक हो गए। कार्तिक पहले झुककर अर्थ को उठने में हेल्प करने ही वाला था, पर जैसे ही उसने अर्थ की बात सुनी तो उसने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और इधर उधर देखने लगा। जैसे ही अर्थ ने कार्तिक को ये सब करते हुए देखा तो उसने गुस्सा करते हुए कार्तिक से कहा, यू आर सो डिस्गस्टिंग कार्तिक, पर मुझे तो ये बताओ कि तुमने जब मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था तो क्या तुमने अपने हाथ अच्छे से क्लीन किए थे? अर्थ की बात सुनकर अथर्व ने जल्दी से कार्तिक को हक करते हुए उसे कहा, कार्तिक प्लीज इसकी नॉनसेंस बातों पर ध्यान मत दो, और मैं खुद अपने हाथों को दिन में सिर्फ एक ही बार धोता हूँ। कार्तिक को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था। वो चाहकर भी अर्थ का कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो गुस्सा करते हुए 1-2 कदम पीछे आ गया। कार्तिक ने डिसाइड कर लिया था कि वो अर्थ से थोड़ा दूर ही रहेगा ताकि वो उससे बेवजह उलझे नहीं। आज कार्तिक का मैनर जो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर बना हुआ था वो बहुत ही लाइवली लग रहा था, क्योंकि आज यहाँ पर स्टार मून कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज आने वाले थे उन सब के वेलकम के लिए यहाँ पर डिनर बैंकेट पार्टी रखी गई थी। हालांकि इन एम्प्लॉयज के साथ यहाँ पर कार्तिक के और भी कुछ गेस्ट आने वाले थे, जिनमें अमन और जुनैद भी शामिल थे। और आज कार्तिक का ये मैनर हमेशा शांत रहता था। वहाँ आज बहुत हलचल हो रही थी। स्टार मून कंपनी के एम्प्लॉयज जब रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर आए तो इस आइलैंड की खूबसूरती को देखकर वो सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। इन लोगों का तो मन ही कर रहा था कि ये लोग यहाँ से कभी जाए ही ना। इससे पहले इन लोगों ने रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के बारे में सिर्फ यहाँ काम करने वाले ओल्ड एम्प्लॉयज से ही सुना था कि ये आइलैंड और उनके बॉस कार्तिक मित्तल का मैनर बहुत ज्यादा लग्जरी है। पर आज इन लोगों को इसे अपनी आंखों से देखने का मौका कभी नहीं मिला था, पर आज फाइनली इन लोगों को यहाँ आने का और इसे अपनी आंखों से देखने का मौका मिल गया था।
और जिसे देखने के बाद ये सारे लोग यहाँ की खूबसूरती और लग्जरी से शॉक्ड हो गए थे। कार्तिक का रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड, जहाँ कार्तिक के मैनर में ग्रीन माउंटेन जेट का बहुत शानदार काम किया हुआ था, उसे देखकर सभी एम्प्लॉइज की आंखें हैरानी से बाहर आ गई थी। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे सिर्फ रुपीज की वजह से ही मेजर किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ साथ नेचुरलिटी भी थी। पर कहीं ना कहीं इन सबको देखकर इन लोगों को लो फील हो रहा था, क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन तो कभी भी इन सबको अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऑर्डिनरी लोगों को ये बात नहीं पता थी कि कार्तिक के मैनर पर इस वक्त जिस जेड स्टोन से काम किया गया था वो किस तरह का था, और इन लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि ये पूरा मैनर जेड स्टोन से कवर्ड है। और इसे देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि इस मैनर में कार्तिक ने कितना पैसा लगाया होगा, इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता। और ये सिंपली उनकी पहुंच से भी बहुत दूर था, ताकि कार्तिक इस वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में से आता था, पर फिर भी कार्तिक का अपना मैनर इतना ज्यादा भी एक्स्ट्रा वैगन नहीं होगा कि पूरी तरह से जेड से बनाया गया होगा। यही सब बातें इस वक्त इन सारे एम्प्लॉइज के माइंड में चल रही थी। पर कार्तिक के मैनर को देखकर ये सारे लोग बहुत ज्यादा हैरानी से भर गए थे और सभी एक दूसरे से इस बारे में बातें करने लगे थे। क्या लगता है तुम लोगों को, हमारे बॉस कार्तिक कितने ज्यादा रिच होंगे? मैंने तो आज तक अपनी पूरी लाइफ में इतना खूबसूरत मैनर नहीं देखा। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे शानदार बिल्डिंग पूरे वर्ल्ड में नहीं बनी होगी। मैंने सही कहा ना? तुम्हें पता है कि मैंने तो ये भी सुन रखा है कि इस दुनिया का सबसे जो रिच पर्सन है ना, उसके घर में तो वेल तक है, पर फिर भी मुझे लगता है कि वो हमारे बॉस के घर के कंपैरिजन में वीक ही हो। ओल्ड एम्प्लॉय ने इस न्यू एम्प्लॉय से कहा, तुम सिर्फ उस इंसान के वेल की बात कर रहे हो, पर तुमने अभी कार्तिक बॉस का पेट नहीं देखा। इस ओल्ड एम्प्लॉय की नज़र में इस दुनिया का सबसे रिच आदमी भी कार्तिक के सामने कुछ नहीं था। और वैसे भी फॉरेनर्स को शो ऑफ करने में कुछ ज़्यादा ही मजा आता है, पर उनकी रियलिटी कोसों दूर होती है। वहीं कार्तिक को अपनी वेल्थ दिखाने का या शो ऑफ करने का जरा भी शौक नहीं था, और वो इन सब बातों से दूरी बनाकर रखता था। कार्तिक हमेशा खुद को लो प्रोफाइल बना के ही रखता था, और इसीलिए यहाँ काम करने वाले सारे लोगों को यही लगता था कि उनके बॉस के पास भी बहुत सारी वेल्थ थी जिसका वो दुनिया के सामने शो ऑफ नहीं करते थे। और कार्तिक की वेल्थ इस दुनिया के सबसे रिच इंसान से भी ज्यादा थी, पर इस बात को कार्तिक ने कभी भी पब्लिक में अनाउंस नहीं किया था। तभी एम्प्लॉइज फिर से बात करने लगते हैं, मुझे लगता है कि हमारे बॉस किसी हिडन बिग फैमिली से हैं, वरना उनके पास इतने सारे रुपीज और इतनी सारी प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती हैं? ऐसा भी हो सकता है कि जैसा तुम अभी कह रही हो, और हमारे बॉस की आइडेंटिटी हमेशा ही सीक्रेट रखी जाती है, पर हम अपने बॉस के बारे में इस तरह के बेतुके अनुमान तो नहीं लगा सकते ना। ये गलत है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसीलिए हमें अब इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए और आज रात की बैंकेट पार्टी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह का मौका अपनी पूरी लाइफ में कभी फिर से मिलेगा भी। सो जस्ट एंजॉय। हाँ भाई, ये तो ऑब्वियस है ही। चल अब जल्दी से ड्रिंक करते हैं। और कुछ ही सेकंड में सारे लोग तेज हंसने लगे। इस वक्त मैनर में जितने भी लोग थे वो सभी गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे, और कार्तिक अपने सारे एम्प्लॉइज को यहाँ आने के लिए लीड कर रहा था। क्या लगता है आपको, कैसे लेगा सिद्धार्थ शुक्ला कार्तिक से अपनी और अपने लोगों की इंसल्ट का बदला? और कुछ ही सेकंड्स में सारे लोग तेज तेज हंसने लगे। इस वक्त मैनर में जितने भी लोग थे वो सभी गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे, और कार्तिक अपने सारे एम्प्लॉइज को यहाँ आने के लिए लीड कर रहा था। वहीं रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के सी एरिया की तरफ कुछ 2 से 3 लार्ज बोट्स दिखाई दे रही थी। ये शिप्स इस एरिया के आसपास में ही चक्कर लगाए जा रहे थे, और इन सब में भी सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि उनमें से किसी भी शिप्स की लाइट्स ऑन नहीं थी। ये सभी शिप्स ब्लैक कलर की थी और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई घोस्ट शिप हो, और ये शिप्स बहुत ही स्ट्रेंज और सस्पिशियस दिख रही थी। हालांकि थोड़ी देर के बाद में उन शिप्स में हलचल दिखाई देने लगी। तभी वहां पर कुछ परछाई एक अलग ही तरह की आवाज निकालने लगी और धीरे धीरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। अगर ये सब दिन में होता तो कोई भी इन्हें क्लैरिटी से देख सकता था कि ये सब लेटेस्ट ड्रोन्स हैं, पर रात के अंधेरे में होने की वजह से किसी की भी नजर इन पर नहीं जा सकी थी। इस वक्त शिप पर कुछ ड्रोन्स उड़ रहे थे, और वहीं सिद्धार्थ भी शिप पर अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ था और दूर से ही घूरकर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की तरफ देख रहा था। तभी सिद्धार्थ के एक सबऑर्डिनेट ने उससे कहा, बॉस, आखिरकार हम लोगों ने इनका पता लगा ही लिया। ये रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड ही इन लोगों के रहने का डेस्टिनेशन है। अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे रिप्लाई देते हुए कहा, अब ये सारे ड्रोन्स वहां भेज दो और रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर इस वक्त क्या सिचुएशन है और वहां क्या चल रहा है इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। याद रहे, मुझे इस बारे में हर एक सिंगल डिटेल चाहिए, और फिर वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन लेंगे। अपने बॉस सिद्धार्थ की बात सुनकर उस सबऑर्डिनेट ने अपने बॉस से कहा, यस बॉस, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारे ड्रोन्स लेटेस्ट टेक्निक के ड्रोन्स हैं और इसमें हर तरह के नाइट विजन इक्विपमेंट्स फंक्शन है, और इस आइलैंड पर जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में एक ही बार में बहुत अच्छे से पता लगाया जा सकता है। अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने बहुत ही भयानक से एक्सप्रेशन के साथ उससे कहा, वेरी गुड, और आइलैंड की सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम लोग भी वहां चलेंगे। इस बार मैं उस कार्तिक और उसके लोगों को इतनी आसानी से बच के जाने नहीं दूंगा। कार्तिक ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला तो मैं आज उसे लेकर रहूंगा। सिद्धार्थ और उसके लोगों की रास्ते में तबीयत खराब होने की वजह से इन लोगों को पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। वहां जाकर दवा लेनी पड़ी थी, तब जाकर इन लोगों को थोड़ा आराम मिल पाया, पर रास्ते में पेट खराब होने की वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, और ये सब समुद्र के उस खराब पानी की वजह से ही हुआ था। और इतना ही नहीं, उसमें तो कुछ लोग पैरालाइज्ड हो गए थे और इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थे। हालांकि सिद्धार्थ को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और वो अब ठीक था, पर अब वो किसी भी हाल में कार्तिक से रिवेंज लेना चाहता था। सिद्धार्थ को थोड़ी बहुत जो फिजिकल प्रॉब्लम हो रही थी उसे भी सिद्धार्थ ने इस वक्त इसलिए सहन कर रखा था ताकि वो अपने दुश्मन कार्तिक से बदला ले सके।
जब सिद्धार्थ के बाकी बचे हुए लोग भी उसके बुलावे पर इंडिया आ गए थे तो सिद्धार्थ ने तुरंत एक बोट रेंट पर ले ली और फिर वो अपने सारे लोगों को लेकर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के लिए निकल गया। और इस वक्त तक उसे कार्तिक की लोकेशन का भी पता लग गया था। कार्तिक के बारे में पता लगाना सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि हाइजू में इस वक्त सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर ही चल रहा था और हिम आइलैंड जहां पर कार्तिक रहता था उसे ढूंढना इन लोगों के लिए बहुत ईजी था। और रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के आसपास में चक्कर लगाने के बाद इन लोगों को इस आइलैंड की खूबसूरत सीनरी दिखाई दी जो इस वक्त बहुत सुंदर लग रहा था। बैंकेट पार्टी रखने की वजह से यहाँ पर चारों तरफ अच्छी खासी डेकोरेशन और लाइटनिंग हो रही थी, जिस वजह से इन लोगों को कार्तिक को ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और सिद्धार्थ को कार्तिक के रेजिडेंस का पता लग गया था। और अब सिद्धार्थ अपने सारे लोगों को लेकर यहाँ आ गया था और उसने अपने सभी लोगों को हिम आइलैंड के आउटर सी एरिया की तरफ इकट्ठा कर लिया था। और इस वक्त ये लोग यहाँ रुककर ड्रोन से आइलैंड की इन्फॉर्मेशन मिलने का वेट कर रहे थे ताकि ये लोग कार्तिक से अपना बदला लेने जा सके। सिद्धार्थ और कार्तिक के बीच में पहले से कोई लड़ाई या दुश्मनी नहीं थी, यहाँ तक कि इससे पहले तो एक दूसरे को ये जानते तक नहीं थे। पर आज जब कार्तिक ने रास्ता ब्लॉक करने की वजह से सिद्धार्थ और उसके लोगों को समुद्र के गंदे पानी में फेंक दिया था, उसके बाद सिद्धार्थ और उसके लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। समुद्र का पानी इतना ज्यादा गंदा था कि उसे किसी भी शब्द में डिस्क्राइब करना सिद्धार्थ और उसके सबऑर्डिनेट्स के लिए बहुत टफ था। और सिद्धार्थ ने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कोई ऐसा भी कर देगा। और यहाँ तक कि सिद्धार्थ को तो उस गंदे पानी की वजह से अभी भी उबकाई आ रही थी और उसके मुंह का टेस्ट भी बहुत खराब हो गया था। हालांकि हॉस्पिटल में जाकर सिद्धार्थ ने सबसे पहले अपने आप को अच्छे से क्लीन किया और वहाँ का बेस्ट ट्रीटमेंट लिया। हालांकि इन सब से सिद्धार्थ और बाकी लोगों को जो फिजिकल ट्रॉमा हुआ था और मेंटली उन्हें जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसे दूर किया नहीं जा सकता था। इसीलिए सिद्धार्थ कार्तिक से बहुत नफरत करने लगा था। सिद्धार्थ साउथ क्लाउड में एक बहुत अच्छे और बड़े परिवार से था। उसे ये नहीं पता था कि इंडिया में आने के बाद उसे ये सब सहन करना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने इस वक्त अपने सारे सबऑर्डिनेट्स के सामने अपनी सारी रेपुटेशन गंवा दी थी और ये उसके लिए मरने से भी ज्यादा पेनफुल था। अब ऐसी सिचुएशन में उसने कार्तिक से बदला नहीं लिया और उसे भी सेम ऐसा ही ट्रीटमेंट नहीं दिया तो सिद्धार्थ कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। इसीलिए सिद्धार्थ अपने पूरे परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके अपने सबऑर्डिनेट्स को कार्तिक पर अटैक करने के लिए भेजने वाला था। इस तरह डायरेक्ट एक्शन लेना मेजर फैमिलीज में डायरेक्ट बैटल के तौर पर कंसिडर किया जाता था और ये एक फुल स्केल वॉर था। हालांकि सिद्धार्थ को अब किसी भी बात की परवाह नहीं थी और वो अब कार्तिक के पास जाकर उसे लड़ना चाहता था। और इस वक्त सिद्धार्थ को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि ऐसा करने के बाद उसके और कार्तिक के रिलेशन लाइफ में फिर से कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। बहुत जल्दी ही सिद्धार्थ के ड्रोन कार्तिक के हिम आइलैंड के ऊपर उड़ने लग गए थे और इस वक्त ड्रोन्स से जो इमेजेस शिप पर सिद्धार्थ को दिख रही थी वो बिल्कुल क्लियर थी। आज की लेटेस्ट विजन टेक्निक बहुत ही स्मार्ट थी और इसकी वजह से एकदम अंधेरे में भी साफ देखा जा सकता था। पहले सिद्धार्थ ग्रीन और ब्लैक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज करता था पर अब सिद्धार्थ मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक यूज कर रहा था। हालांकि जैसे ही ड्रोन ने अपनी तरफ से इमेजेस सिद्धार्थ के पास ट्रांसफर करना स्टार्ट किया तो उस वक्त हिम आइलैंड पर लगा ड्रोन कैमरा कार्तिक के मैनर की तरफ टर्न हो गया और जैसे ही शिप पर बैठे हुए सिद्धार्थ और उसके लोगों ने ये नजारा देखा तो वो लोग सब दंग रह गए और बहुत ही हैरानी के साथ एक दूसरे से कहने लगे, व्हाट इज दिस? हे भगवान, ये मैनर कितना ज्यादा स्ट्रेंज है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे जेड से कवर किया गया है। क्या ये इम्पॉसिबल है? और वहीं सिद्धार्थ तो इस वक्त शॉक रह गया था। सिद्धार्थ और उसके लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हिम आइलैंड पर इस वक्त चल क्या रहा था। इसीलिए वो लोग ड्रोन से आई हुई पिक्चर्स को देखने के बाद हैरानी से चिल्लाने लगे। सिद्धार्थ ने भी इस वक्त एक बात नोटिस की थी कि कार्तिक का मैनर बाकी लोगों के मैनर से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट्स अब थोड़ा हिम आइलैंड के पास आकर उन लोगों को फॉलो करने लगे और कार्तिक के मैनर को देखने के बाद सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट्स भी रिएक्ट करने लग गए थे। कार्तिक का मैनर दूर से देखने पर भी बहुत शानदार लग रहा था। हालांकि ये लोग कार्तिक का मुकाबला कभी अपने सपने में भी नहीं कर सकते थे और इनकी तुलना कभी भी कार्तिक से नहीं की जा सकती थी। सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट्स बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा और कुछ नहीं थे और जो बस ऐसे ही किसी भी फालतू की बात में घूम घूम कर अपना टाइम खराब करते रहते थे और अपनी घटिया इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसी वैसी जगहों पर रात भर घूमते रहते थे। हालांकि इन सेकंड रिच जनरेशन के सारे लोगों की फैमिलीज जेट इंडस्ट्री को मैनेज करने में स्पेशलाइज्ड थी और जन्म से लेकर अब तक ये सेकंड रिच जनरेशन के बिगड़े हुए लड़के सिर्फ अपनी फैमिली के टुकड़ों पर ही पल रहे थे। हालांकि इन लोगों को अभी तक जेड स्टोन के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई थी और ये लोग अब देख कर बता सकते थे कि डिफरेंट तरह के जेड्स में और उनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। इस वक्त बोर्ड पर लगी बड़ी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था वो कोई स्मॉल जेट ऑर्नामेंट या कोई ऑब्जेक्ट नहीं था जिस पर हल्का फुल्का जेट का काम किया गया हो, बल्कि ये एक मैनर था जो कि 10,000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ था। और इस मैनर को देखकर कैसे ये सेकंड रिच जनरेशन के लोग ये बात रिकॉग्नाइज नहीं करते कि इस मैनर के बाहर बनी वॉल पर जेड स्टोन लगाए गए थे। हालांकि सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट्स और बाकी सभी सेकंड रिच जनरेशन के लोग भी बहुत रिच थे पर कार्तिक के मैनर का ऐसा ग्रैंड और लग्जरी सीन देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे क्योंकि इन लोगों ने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि एंटायर जेट इंडस्ट्री में सबसे रिच सिद्धार्थ शुक्ला का मैनर भी इतना लग्जरियस नहीं था जितना कि इनके सामने बना कार्तिक का मैनर था। और इस वक्त कहीं ना कहीं इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों के मन में ये बात घूम रही थी कि इतना आलिशान मैनर, क्या इस वर्ल्ड में ऐसी कोई फैमिली भी है जो इतनी ज्यादा रिच है कि उसने अपने पूरे मैनर पर ही जेड स्टोन लगवा दिए हों। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई फैमिली रिच है और उसके पास बहुत सारे रुपए हैं तो वो अपने सारे रुपए अपनी लग्जरी में ही उड़ा दे, क्योंकि इन रिच लोगों को भी अपनी वेल्थ और पावर को मेंटेन करके रखना होता है।
जितने जेड स्टोन्स कार्तिक के मैनर पर इस वक्त लगे हुए थे, उतने जेड स्टोन्स होने के बाद तो लोग अपने आप ही बहुत रिच हो जाते हैं। और इतने सारे जेड स्टोन होने के बाद कोई भी नॉर्मल पर्सन इन्हें अपने घर में लगाने की जगह इन्हें बेचकर रिच होना ज्यादा प्रेफर करेगा। और इन जेड स्टोन्स को अपने मैनर में लगाना एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, बल्कि एकदम वेस्ट है। तभी सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट्स आपस में बातें करने लगे। इट्स टू वेस्टफुल। क्या इस कार्तिक को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि इन जेड स्टोन्स को घर में लगाकर वेस्ट नहीं किया जाता? इतने सारे जेड स्टोन्स को अपने मैनर में लगाना बहुत ही अजीब लग रहा है। अगर मेरी फैमिली के पास इतने सारे जेड स्टोन होते तो मैं उन सभी को ज्वेलरी, एक्सेसरीज और ऑर्नामेंट्स में यूज करता। फिर उनकी वैल्यू करोड़ों में होती और मैं उन्हें बेचकर बहुत अमीर बन जाता। इस वक्त सिद्धार्थ के लोग कार्तिक के मैनर को देखकर जेलसी में हंस रहे थे। इन सभी सेकंड जनरेशन के लोगों को मन ही मन कार्तिक से बहुत जलन हो रही थी। और अगर कार्तिक के लेवल की बात की जाए तो उसके पास इतने ज्यादा पैसे थे कि वो खुद ही गिनते गिनते थक जाए। वहीं यहाँ सिद्धार्थ के साथ जो उसके सबऑर्डिनेट थे, उनमें से कुछ का तो ऐसा मन कर रहा था कि वो कार्तिक के इन जेड को बेच दे और अमीर बन जाए। पर वहीं पास में बैठा हुआ सिद्धार्थ इस वक्त अपने सबऑर्डिनेट्स की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका ध्यान सिर्फ ड्रोन्स जो पिक्चर्स भेज रहा था उन्हीं पर था। क्या लगता है आपको, क्या सिद्धार्थ को ये पता चल चुका है कि कार्तिक ही इस ग्रीन माउंटेन जेड माइन का ओनर है? पर वहीं पास में बैठा हुआ सिद्धार्थ इस वक्त अपने सबऑर्डिनेट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और उसका ध्यान सिर्फ ड्रोन्स जो पिक्चर भेज रहा था उस पर था। तभी सिद्धार्थ ने अपने मन में ही खुशी से चिल्लाते हुए कहा, यस यस, यही वो ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन है जिसे मैं अब तक ढूंढ रहा था। इस वक्त सारे लोग देख पा रहे थे कि वो जेड स्टोन है। हालांकि स्क्रीन पर देखने पर इस बात का पता नहीं लगा पा रहे थे कि वो किस तरह का जेड है, और यहाँ तक कि इस बात का पता सिद्धार्थ भी नहीं लगा पा रहा था। लेकिन सिद्धार्थ का हाइजू आने का एकमात्र रीजन ही ग्रीन माउंटेन जेड का पता लगाना था, और इसीलिए इन सारी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करने के बाद सिद्धार्थ के लिए भी इस बारे में पता लगाना मुश्किल नहीं था। कार्तिक का पूरा मैनर ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन से ही बना हुआ था और ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की माइन भी किसी भी और के हाथों में नहीं थी, तो इसीलिए सिद्धार्थ का पूरा शक कार्तिक पर ही जा रहा था। हो ना हो कि वो टॉप ग्रीन माउंटेन जेड माइन कार्तिक के पास ही है, और कहीं ना कहीं इस बात पर भी पूरी पॉसिबिलिटी थी कि वो ग्रीन माउंटेन जेड माइन इस वक्त इसके सामने बने आइलैंड पर ही थी। इस वक्त सिद्धार्थ बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और उसके चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थे जिसे सभी आसानी से देख पा रहे थे, पर किसी को पता नहीं था कि आखिर सिद्धार्थ के मन में चल क्या रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अपने सबऑर्डिनेट को दहाड़ते हुए कहा, अटैक! इस आइलैंड पर अटैक करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस आइलैंड पर जो लोग हैं वो लोग मर या जिए, पर अब मुझे ये आइलैंड और ये मैनर चाहिए। सिद्धार्थ को अचानक से ये कहते हुए देखकर उसके सबऑर्डिनेट्स को कुछ समझ नहीं आया, और सिद्धार्थ के लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका बॉस सिद्धार्थ इतना एक्साइटेड क्यों है, और ये मैनर बस जेड स्टोन से ही तो बना हुआ है, इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात। हाँ, माना कि ये मैनर बहुत इंप्रेसिव है और बहुत ही खूबसूरत भी है, पर दूसरों से भी इतनी ज्यादा जलन नहीं रखनी चाहिए, राइट? सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट्स ये सब इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उन्हें जेड स्टोन का तो पता था, पर उन ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन के बारे में नहीं पता था। और यहाँ आने से पहले सिद्धार्थ ने अपने सबऑर्डिनेट्स को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। सिद्धार्थ ने हाइजू आने से पहले अपने लोगों से सिर्फ इतना कहा था कि उसको हाइजू में बहुत जरूरी काम पर जाना है। ऑफ कोर्स सिद्धार्थ इस बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि अपने सबऑर्डिनेट्स को भी नहीं। सिद्धार्थ और उसकी फैमिली इस ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन का पूरा फायदा अकेले उठाना चाहती थी, और इसीलिए मशक्कत के बाद फाइनली सिद्धार्थ को इस ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन के बारे में पता चल ही गया। तो आखिर सिद्धार्थ ये सब जानकर भी एक्साइटेड कैसे नहीं होता? बेस्ट जेड स्टोन होने की वजह से ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, और इस ग्रीन माउंटेन जेड माइन से सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली एक अलग ही लेवल पर पहुंच सकती थी, और साथ ही इनकी स्ट्रेंथ भी अब से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। कार्तिक ने इस टॉप क्वालिटी जेड का यूज अपने मैनर को बनाने के लिए किया था, और जब कार्तिक ने इतना ज्यादा जेड यूज किया है तो फॉर श्योर यहाँ पर इस टॉप क्वालिटी के ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की बहुत बड़ी माइन होगी, और यहाँ पर जरूर ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन का प्रोडक्शन भी किया जाता होगा, जो किसी भी इमेजिनेशन से बहुत दूर है। इतनी बड़ी टॉप ग्रीन माउंटेन जेड माइन इस आइलैंड पर है, और कार्तिक ने इसका यूज सिर्फ एक मैनर बनाने के लिए किया। ये भगवान के दिए हुए गिफ्ट को पूरी तरह से वेस्ट करना है। सिद्धार्थ के आसपास का एटमॉस्फेयर इस वक्त जेलसी से भरा हुआ था, और सिद्धार्थ का पॉसेसिव डिजायर भी इस वक्त एक्सप्लोड होने को था। सिद्धार्थ के मन में अब तक जो चल रहा था वो थॉट्स पूरी तरह से चेंज हो चुके थे, और इस वक्त सिद्धार्थ सिर्फ कार्तिक को पकड़कर उसे तड़पाना ही नहीं चाहता था, बल्कि साथ ही साथ इस हिम आइलैंड को भी पाना चाहता था। और सिर्फ हिम आइलैंड को ही नहीं बल्कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड भी सिद्धार्थ को चाहिए था। सिद्धार्थ सोच रहा था कि अगर इस हिम आइलैंड पर टॉप क्लास ग्रीन माउंटेन जेड माइन है तो जरूर यहाँ पर ऐसी और भी जगहें होंगी, और अगर कार्तिक के हिम आइलैंड को कंसीडर किया जाए तो अगर ग्रीन माउंटेन जेड माइन हिम आइलैंड पर है तो 90% चांसेस इसके भी हैं कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर भी एक ग्रीन माउंटेन जेड माइन जरूर होगी। और ये भी हो सकता है कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर जो ग्रीन माउंटेन जेड माइन है वो हिम आइलैंड पर बनी ग्रीन माउंटेन जेड माइन से भी ज्यादा बड़ी होगी, और इन सब की वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि जिनके बारे में सिद्धार्थ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि इस माइन से इतनी ज्यादा वेल्थ अर्न की जा सकती थी कि सिद्धार्थ की कई पीढ़ियां भी आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती थी, और इसीलिए सिद्धार्थ इतने कीमती जेड को मिट्टी में दबे दबे वेस्ट नहीं होने दे सकता था। इसीलिए सिद्धार्थ इस माइन को जल्द से जल्द पाना चाहता था, और वैसे भी सिद्धार्थ के लिए इस ग्रीन माउंटेन जेड माइन का पता लगाना बहुत जरूरी था, और ये शुक्ला फैमिली का बहुत जरूरी प्लान था। और अगर ये टॉप क्वालिटी ग्रीन माउंटेन जेड माइन अगर एक बार दिखाई दे गई या सिद्धार्थ ने उस माइन की रियल लोकेशन का पता लगा लिया तो सिद्धार्थ तो ये माइन खुद के अलावा किसी और की नहीं होने दे सकता था, और यहाँ तक कि इस माइन का यूज करके वो कार्तिक को धमकी भी दे सकता था। अगर सिद्धार्थ को ये जेड माइन मिल गई तो सिद्धार्थ की वैल्यू के साथ साथ उसकी इज्जत भी काफी बढ़ जाएगी। तभी सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट ने सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद थोड़ा डाउट करते हुए सिद्धार्थ से कहा, बॉस क्या हम उन पर हमला करने जा रहे हैं?
तभी सिद्धार्थ ने बिना किसी डाउट के अपने सबॉर्डिनेट से कहा, हाँ तुरंत उसकी तरफ मूव करो, अब मैं 1 सेकंड भी और इंतजार नहीं कर सकता। सिद्धार्थ की बात सुनकर सबॉर्डिनेट ने थोड़ा हेजिटेट होते हुए सिद्धार्थ से कहा, पर बॉस ड्रोन ने तो अभी भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है और हमने तो अभी सिर्फ कार्तिक का मैनर ही देखा है। हमने अभी भी इस बात का पता नहीं लगाया है कि वहाँ पर कार्तिक के पास अपने डिफेंस के लिए क्या क्या है और उसके साथ वहाँ कितने सारे लोग हैं। अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ा चिढ़ते हुए उससे कहा, आखिर इस आइलैंड पर डिफेंड करने के लिए कार्तिक के पास क्या ही हो सकता है, और भूलो मत हमारे पास भी यहाँ 10,000 से भी ज्यादा लोग हैं, तो हमें आखिर इतने से आइलैंड पर अटैक करने के लिए इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। तभी किसी दूसरे सबॉर्डिनेट ने कहा, यस बॉस बिल्कुल सही तो कह रहे हैं बॉस, हम सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और कार्तिक और उसके लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है, और जब हम इतने सारे लोग जल्दबाजी में वहां जाएंगे तो कुछ लोग तो हमारे पाँव से ही कुचले जाएंगे और कुछ हमें देखकर ही डर के भाग जाएंगे। जैसे ही दूसरे सबॉर्डिनेट ने ये बात सुनी तो वो बहुत ही एरोगेंटली हंसने लगा। सिद्धार्थ ही नहीं, इस वक्त सारे सेकंड रेट जनरेशन के लोग कार्तिक से नफरत करने लगे थे, और ये सेकंड रेट जनरेशन के लोग थे और कार्तिक ने इन सब के साथ जो कुछ भी किया था उसके बदले ये लोग भी कार्तिक को टॉर्चर करना चाहते थे, और तब तक करना चाहते थे जब तक कार्तिक उनसे दया की भीख न मांग ले। वहीं सिद्धार्थ के कुछ लोगों को अभी भी इसी बात की टेंशन हो रही थी कि वो अभी कार्तिक पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे, और ये लोग अभी भी अपने बॉस सिद्धार्थ की तरफ ही देखे जा रहे थे। पर ये लोग अपने बॉस और बाकी के लोगों का कॉन्फिडेंस देखकर थोड़ा एनकरेज भी हो रहे थे, और इन लोगों को भी अब यही लगने लगा था कि जब सारे लोग कार्तिक पर अटैक करने के लिए मान ही गए हैं तो जरूर वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ आराम से हो जाएगा। इस वक्त इन लोगों के साथ शुक्ला फैमिली के 8,000 टॉप एलीट्स थे, और साथ ही 2,000 बाकी लोग रिच लोगों के सबऑर्डिनेट्स थे जो उनके साथ साउथ क्लाउड से यहाँ आए थे, और ये लोग सेकंड रेट जनरेशन से थे। हालांकि 2,000 लोग दिखने में उतने हट्टे कट्टे नहीं लग रहे थे, पर इन लोगों की स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी, और जब 10,000 लोग एक साथ उस छोटे से हिम आइलैंड पर अटैक करेंगे तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं जो इन्हें हरा सके। और वहीं दिन में कार्तिक के 5,000 से 6,000 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तो अभी भी आइलैंड को गार्ड करने में बिजी थे, और इस वक्त इस हिम आइलैंड पर कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, और सिद्धार्थ इन लोगों को 1 मिनट में घुटनों पर ला सकता था। अब सिद्धार्थ इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ से इस वक्त इस बात का वेट नहीं हो रहा था कि वो इस आइलैंड को अपनी टेरिटरी बनाएगा। तभी सिद्धार्थ ने पास में ही टेबल पर रखे वॉकी टॉकी के पास जाकर उसमें चिल्लाते हुए कहा, सभी लोग सामने बने इस आइलैंड पर लैंड करना शुरू करो। सिद्धार्थ ने जैसे ये बात कही तो सारे लोगों तक ये बात पहुंच चुकी थी, पर तभी वो 10,000 लोग नावों में दुबक कर बैठ गए। इतनी कम जगह में बैठने की वजह से इन लोगों को घुटन होने लगी थी। इस बात को मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि रात को सी साइड पर ठंडी लहरें और हवाएं चलती हैं, और जैसे जैसे नाव आगे की तरफ आती है वैसे वैसे ठंडी हवाएं बॉडी को हिट करती हैं, और इसीलिए जब तक ये लोग अपने सामने बने हिम आइलैंड पर पहुंच नहीं जाते तब तक ये लोग इस तरह अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिन लोगों को इस तरह से शिप पर सफर करने की आदत थी वो अभी तक बिल्कुल ठीक थे, और जिन लोगों को शिप में सफर करने की बिल्कुल आदत नहीं थी या जिन्होंने आज तक शिप पर सफर नहीं किया था वो लोग इस वजह से कांपने लगे थे, और कुछ तो यहाँ से पहले ही निकल के जा चुके थे। डेक का एरिया लिमिटेड था, इसीलिए सबका एक साथ डेक पर रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, और 10,000 से ज्यादा लोग इस वक्त सील्ड केबिन में रहकर ही इंतजार कर सकते थे और वहीं रहकर के अपने बॉस के ऑर्डर का वेट कर रहे थे। और एंड में सिद्धार्थ की तरफ से कोई भी ऑर्डर नहीं मिलने पर इनमें से एक सबऑर्डिनेट वॉमिट करने लगा, और इस वजह से पूरे केबिन में बहुत ज्यादा स्मेल हो गई जिसे बाकी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और तभी इन लोगों के लिए सिद्धार्थ का भी ऑर्डर आ गया, और जब इन लोगों ने सिद्धार्थ का ऑर्डर सुना और ये शिप आइलैंड पर बोर्ड करने को हुई तब जाकर इन लोगों को कहीं चैन की सांस मिली, और ये लोग एक साथ खुशी से चहक उठे। जिन लोगों को इन सबऑर्डिनेट्स के बारे में पता नहीं था, लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे। वहीं सिद्धार्थ ने जब दूर से अपने लोगों को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखा तो उसे भी थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ। सिद्धार्थ अपने मन में ही सोच रहा था कि जैसे उसने अपने लोगों के बारे में एक्सपेक्ट किया था ये लोग बिल्कुल वैसे ही थे, और उनका मोरल ऐसा बिल्कुल नहीं था जिसका कंपैरिजन उनकी मोबिलिटी से किया जा सकता था। तभी सिद्धार्थ ने तेज आवाज में अपने सबऑर्डिनेट से कहा, सभी शिप्स को अभी के अभी रोक दो, वहीं मेरे आने का इंतजार करो, और मैं तुम लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस आइलैंड पर जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ लोग हैं या फिर कोई दूसरा आइटम। अपने बॉस की बात सुनकर उसके सभी सबऑर्डिनेट्स ने एक साथ कहा, यस बॉस। इस वक्त सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा परवाह इस आइलैंड की वैल्यू की थी, और वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के लोग अभी भी स्क्रीन की तरफ ही देख रहे थे और लार टपका रहे थे। जब से ड्रोन ने हिम आइलैंड की इमेज ट्रांसफर की थी तब से लोगों ने ये देख लिया था कि इस वक्त आइलैंड पर एक बैंकेट पार्टी रखी जा रही थी, और इसीलिए उन लोगों को लजीज खाने की बहुत ही स्वादिष्ट स्मेल आने लगी थी। क्या लगता है आपको, क्या सिद्धार्थ ले पाएगा कार्तिक से अपना बदला, या अभी यहाँ कुछ और भी होना है बाकी? जब ड्रोन ने हिम आइलैंड के इमेजेस ट्रांसफर की थी तब से इन लोगों ने ये देख लिया था कि इस वक्त आइलैंड पर एक बैंकेट पार्टी रखी जा रही थी, और इसीलिए इन लोगों को लजीज खाने की बहुत ही स्वादिष्ट स्मेल आने लगी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वक्त सिद्धार्थ के सभी सबऑर्डिनेट्स की नजर उन खूबसूरत लड़कियों पर भी थी जिनका ये लोग सुबह से पीछा कर रहे थे, और जिनके लिए इन लोगों ने पूरा का पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया था। ये लड़कियां इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि इन सब ने बहुत छोटी छोटी ड्रेसेस पहन रखी थी, और कार्तिक के मैनर पर बने पूल में इस वक्त वो लड़कियां किसी मेरमेड से कम नहीं लग रही थी। इस तरह का सीन देखने के बाद तो सेकंड रेट जनरेशन के ये लोग अब बेचैन हो गए और जल्द से जल्द अपने सामने बने हिम आइलैंड पर पहुंच जाना चाहते थे। तभी उन सबऑर्डिनेट्स ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। बॉस सही कह रहा है, हम लोगों को अब और वेट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द आइलैंड पर पहुंच जाना चाहिए। मैं भी जल्द ही आइलैंड पर जाना चाहता हूँ और वहां जाकर इन खूबसूरत लड़कियों से बातें करना चाहता हूँ। ये सच में बहुत कमाल का सीन था यार, और डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा सीन। इसीलिए बॉस आप प्लीज इन गार्ड को कह दीजिए कि वो वहां पर जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उनको हर्ट ना करें। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, रिवेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ ही उन खूबसूरत लड़कियों से बातें करना और उनके साथ फन करना भी तो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये सेकंड रिच जनरेशन के लोग बिल्कुल सिद्धार्थ की तरह ही थे, पर इस वक्त ये लोग आइलैंड को पाने के लिए ये सब नहीं कर रहे थे, बल्कि वहाँ जो खूबसूरत लड़कियां थी उन्हें देखकर ऐसा कर रहे थे। और ये लोग अब जल्द से जल्द आइलैंड पर पहुंचकर मस्ती करना चाहते थे। ये लोग अब सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट ही थे, और इससे ज्यादा सिद्धार्थ को भी इनसे कोई खास लगाव नहीं था। आइलैंड पर जाकर भी ये हो सकता था कि इनमें से कोई सबऑर्डिनेट वहाँ लड़की को पटाने में कामयाब हो जाए। पर सिद्धार्थ के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि इसके सारे लोगों का ध्यान वहां जाने के बाद सिर्फ उन खूबसूरत लड़कियों की तरफ ही होगा, और इससे सिद्धार्थ को अपना काम करने में आसानी हो जाएगी। सिद्धार्थ को इस वक्त यही लग रहा था कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, और अगर एक बार उसने इन टॉप क्वालिटी के ग्रीन माउंटेन जेट माइन को हासिल कर लिया तो उसके पास इतनी वेल्थ और स्टेटस आ जाएगा कि वो 7 जन्मों में भी खत्म नहीं होगी, और सबसे ज्यादा वो रिच हो जाएगा। हाँ, अभी तो बस वो इन सब के बारे में सोच ही रहा था, और रियल में अभी तक उस माइन तक पहुंच नहीं पाया था, पर बहुत ही जल्दी वो वहां भी पहुंच जाएगा। और इसके साथ ही उसे इस आइलैंड पर बहुत ही खूबसूरत लड़कियों के भी दर्शन होंगे, जिनके साथ वो बहुत सारा फन करने वाला था, और यही सब सोचकर वो इस वक्त बेचैन हुए जा रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अपने आदमियों से कहा, वहां जाकर भूल से भी ऐसा वैसा करने की सोचना मत, और मैंने तुम सबको रूल्स पहले ही बता दिए, तुम वहां की किसी भी चीज को नहीं ले सकते, उन पर सिर्फ मेरा राइट होगा। हाँ, मुझे तुम लोगों को ऑर्डिनरी गुड्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी जितनी भी बेस्ट चीजें हैं वो सब मेरी हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके सबऑर्डिनेट ने कहा, बिल्कुल बॉस, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं, सबसे बेस्ट चीज तो आप ही डिजर्व करते हैं, और आप टेंशन मत लीजिए बॉस, जो भी बेस्ट चीज होगी उसे हम लोग छुएंगे भी नहीं, और वहां पर जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उनमें से भी बेस्ट आप ही डिजर्व करते हैं। जैसे कि सिद्धार्थ ने अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनी, तब जाकर वो थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। तभी उसने सहमत होते हुए अपना सिर हमें हिलाते हुए उससे कहा, यस बॉस, ऐसा ही होना चाहिए, चलो अब जल्दी से वहां जाने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने लोगों को ये ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर मिलते ही ये सारे शिप्स हिम आइलैंड की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। पर इस वक्त ये लोग अंधेरे में भागते हुए जानवर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ इस वक्त कार्तिक हिम आइलैंड पर बने अपने मैनर में अपने सारे एम्प्लॉयज और बाकी के गेस्ट के साथ बैंक्वेट पार्टी एंजॉय कर रहा था। और इस वक्त कार्तिक को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ और उसके लोग अपने गंदे इंटेंशंस के साथ उसके आइलैंड पर आ रहे हैं। इस जगह का ओनर और इन सभी एम्प्लॉयज का बॉस होने की वजह से कार्तिक इस बैंकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था। स्टार मून एंटरटेनमेंट में काम करने वाली सारी गर्ल एम्प्लॉयज बहुत ही खूबसूरत थी, और इसीलिए इस वक्त कार्तिक का ये मैनर इन खूबसूरत लड़कियों से भरा पड़ा था। और ये सारी गर्ल एम्प्लॉयज भी कैसे भी करके अपने बॉस कार्तिक मित्तल को अट्रैक्ट करना चाहती थी। इसीलिए इन सारी गर्ल एम्प्लॉयज ने इसी इरादे से छोटे छोटे और बहुत अच्छे दिखने वाले कपड़े पहन रखे थे। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां तो पूल में जाकर डांस भी कर रही थी, जिसे देखने के बाद वहाँ खड़े सारे मेल एम्प्लॉयज का दिल उनकी तरफ खींचा चला रहा था। ये लड़कियां इस वक्त किसी नशे से कम नहीं थी, जिनका नशा यहाँ खड़े सारे मेल एम्प्लॉयज पर हो रहा था। यहाँ पर इन गर्ल एम्प्लॉयज के साथ में ब्यूटीफुल सिया, अवनी, रिद्धिमा, राधिका, साशा, रीना और कियारा भी थी। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थीं वो सभी कार्तिक को खुश करने की कोशिश में लगी हुई थी, ताकि कार्तिक उन लड़कियों की तरफ ध्यान दे। यहाँ का ऐसा सीन इस वक्त बिल्कुल राजा महाराजा के टाइम पर जो हरम होता था उसकी याद दिला रहा था, जिसमें बहुत सारी लड़कियां राजा को अपनी खूबसूरती की ओर आकर्षित करने की कोशिश करती रहती थी। या ऐसा भी कहा जा सकता था कि स्टार्स ने चांद को चारों ओर से घेर लिया था। अपने सामने ये सब देखकर बाकी के मेल एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि इन खूबसूरत लड़कियों की नजर अभी भी सिर्फ कार्तिक पर टिकी हुई थी, और कार्तिक के अलावा ये लड़कियां किसी और लड़की की तरफ देख भी नहीं रही थी। वहीं इस वक्त अर्थ और अथर्व, जिनको इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, वो चुपचाप बस एक कॉर्नर में बैठे थे। दरअसल ये दोनों खड़े खड़े थक गए थे, इसीलिए नीचे बैठ गए थे, पर बैठे बैठे भी कार्तिक को इस बात के लिए कोस रहे थे कि उनका यहाँ कोई भी दोस्त नहीं था, और कार्तिक भी इस वक्त बाकी के लोगों के साथ बिजी था। अर्थ और अथर्व अपने मन में यही सोच रहे थे कि सारे लोग बस खाने पीने और नाचने गाने में ही बिजी हैं, और इसके अलावा किसी को किसी और बात से कोई मतलब नहीं। पर तभी थोड़ी ही देर में अर्थ और अथर्व की नजर कॉर्नर से आती हुई परछाई पर पड़ी, जो उनकी ही तरफ बढ़ रही थी। तभी अर्थ ने क्यूरियस होते हुए कहा, हे, क्या ये अमन है? पर ये अब यहाँ क्यों आ रहे हैं? तभी अमन ने डिसअपॉइंट होकर एक ब्रांच का टुकड़ा लेते हुए और उसे पानी में फेंकते हुए थोड़ा नाखुश होते हुए उनसे कहा, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं तुम लोगों को ढूंढते हुए आ गया, ताकि हम एक दूसरे को कंफर्ट दे सकें। अमन की बात सुनकर अर्थ और अथर्व ने एक साथ अमन से कहा, शायद हम लोग एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। इस वक्त अर्थ और अथर्व दोनों ही अमन की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे, और अमन तो कार्तिक की इस बैंकेट पार्टी में ईशानी को बिना बताए उसके पीछे आ गया था। पर अमन के पर्पस हमेशा से ही शरीफों वाले कभी नहीं थे। अमन पहले ही इतना रिस्क लेकर यहाँ आया था, पर अभी भी बस वो वहाँ बोर होने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। अमन जितना शरीफ दिखता था उतना था नहीं। अमन को ये बात अच्छे से पता थी कि कार्तिक के स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी में बहुत सारी फीमेल एम्प्लॉयज हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत और इनोसेंट हैं। यहाँ तक कि ये फीमेल एम्प्लॉयज अमन की सोसाइटी में रहने वाली लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर थी, और इसीलिए अमन आज इसी इरादे के साथ यहाँ आया था। पर किसने सोचा था कि यहाँ आने के बाद ये लड़कियां उसकी तरफ तो देखेंगी भी नहीं, उससे इंप्रेस होने की बात तो बहुत दूर की थी। इन सब लड़कियों की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कार्तिक ही था, और ये सारी लड़कियां इस वक्त कार्तिक की अटेंशन पाने के लिए तरस रही थी। और ये देखकर अमन थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, और अर्थ और अथर्व के पास आकर एक कोने में बैठ गया। और इस वक्त अमन ग्राउंड पर बैठा बैठा सर्कल बना रहा था। तभी अचानक से अमन ने थोड़ा दुखी होते हुए और रोते हुए अर्थ और अथर्व से कहा, मैं आज के बाद कभी भी कार्तिक की बैंकेट पार्टी में नहीं आऊंगा। अमन की बात सुनकर अर्थ ने सहमत होते हुए उसे कहा, यस, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और ये सच में बहुत ज्यादा अनोइंग है। हम भी कार्तिक की ऐसी पार्टी में कभी नहीं आएंगे, अब तो आएंगे भी तो बस यहाँ पर हमारे ग्रैंडसन से आएंगे। तभी अथर्व ने कहा, ये सच में बहुत ज्यादा ट्रेजिक है, और ऐसे तो हम लोग हमेशा सिंगल ही रह जाएंगे, क्योंकि सारी लड़कियां कार्तिक को ही अटेंशन देती हैं। मैं अब अपनी और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पर अब और नहीं रुक सकता। इस वक्त अथर्व की नजर सिर्फ कार्तिक पर ही टिकी हुई थी, जिसके साथ डांस और मस्ती करने के लिए सारी लड़कियां मरे जा रही थी। और ये देखकर अथर्व को मन ही मन बहुत दुख होने लगा।
इस वक्त अथर्व को कार्तिक की किस्मत से जलन हो रही थी कि आखिर सभी लड़कियां सिर्फ कार्तिक के पीछे ही पड़ी रही और उसे भाव क्यों नहीं देती। अथर्व भी इन खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस और फन करना चाहता था। अथर्व भी ये फील करना चाहता था कि इन खूबसूरत लड़कियों के करीब आकर फील कैसा होता है, पर अनफॉर्चुनेटली अथर्व और बाकी लोग इस बारे में सिर्फ सपने ही देख सकते थे, क्योंकि अभी तो ऐसा दूर दूर तक होता दिखाई नहीं दे रहा था। कार्तिक जो इस वक्त इन खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस और मस्ती कर रहा था, एक एम्पायर वाले ट्रीटमेंट दे रहा था। उसने जैसे ही मैगी को अपनी तरफ सीरियस होकर आते हुए देखा तो उसने थोड़ा डाउट करते हुए उससे कहा, क्या मैटर है? कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने अपनी आंखों को बाहर निकालते हुए उससे कहा, बॉस यहाँ पर कुछ ड्रोन्स ऊपर की तरफ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हमारी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं, और पानी की तरफ कुछ अननोन शिप्स दिखाई दे रही हैं जो बहुत तेजी से इसी तरफ आ रही हैं। कार्तिक ने जैसे ही मैगी की बात सुनी तो वो दंग रह गया। तभी उसने आगे मैगी से कहा, व्हाट, किसमें इतनी हिम्मत आ गई? इतना कहने के बाद कार्तिक कुछ देर के लिए रुका और सोचने लगा कि आज पूरे दिन उसके साथ क्या क्या हुआ। पर तभी कार्तिक ने मैगी से कहा, क्या ये वही सेकेंडरी जनरेशन के लोग हैं जो मुझसे पिटने के बाद भी हार नहीं माने और वापस यहाँ चले आए? हालांकि इस वक्त हिम आइलैंड पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा वीक नहीं थी कि जितनी वो दिख रही थी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कार्तिक काफी टाइम से रह रहा था, और इसके अलावा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का बेस कैंप भी रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर ही था और यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं था वो। इसीलिए इस वक्त हिम आइलैंड की सिक्योरिटी बाहर से देखने पर थोड़ी कम ही लग रही थी, पर अंदर से ये जगह पूरी तरह से सिक्योर थी। हिम आइलैंड पर इस वक्त बहुत सारे गार्ड्स थे। इनफैक्ट यहाँ की डिफेंसिव फैसिलिटी भी एकदम परफेक्ट और टाइट थी, और ये बेसिकली इसीलिए था क्योंकि ये कार्तिक का रेजिडेंस था। नॉर्मली कार्तिक यहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को नहीं रखता था क्योंकि उनका यहाँ पर ज्यादा काम नहीं होता था, और कार्तिक को ऐसा लगता था कि अगर यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हुए तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। हालांकि इन सब के बावजूद कार्तिक के इस आइलैंड पर और यहाँ तक कि पानी में भी बहुत सारे डिफेंसिव इक्विपमेंट्स थे, और पानी की गहराई में तो हर तरह के हाई टेक डिटेक्शन इक्विपमेंट्स थे। और अगर कोई भूल से भी पानी की उस रेंज तक चला आता तो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जो यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं होते थे, उन्हें इन सब के बारे में पता चल जाता था और वो तुरंत कोई एक्शन ले लेते थे। क्या लगता है आपको, क्या सिद्धार्थ और उसके लोग अपने इरादों में कामयाब? की गहराई में हर तरह के हाईटेक डिटेक्शन इक्विपमेंट्स थे, और अगर कोई भूल से भी पानी की उस रेंज तक चला जाता था तो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जो यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं होते थे, उन्हें इन सब के बारे में सब पता लग जाता था और वो तुरंत कोई एक्शन ले लेते थे। हालांकि ज्यादातर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर ही रहते थे, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि हिम आइलैंड पर गार्ड्स रहते ही नहीं थे। यूजुअली आइलैंड के आउटर पैरामीटर पर 1 या 2 स्क्वाड गार्डिंग भी होती थी। हिम आइलैंड के कोर एरिया पर ही कार्तिक का मैनर था जहां पर कार्तिक की स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव फोर्स होती थी, और वहीं पर मैकेनिकल बायोनिक ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते हुए मोना प्रोटेक्शन देती थी। मोना एक फर्स्ट रोबोटिक ह्यूमन एक्सपीरियंस मशीन थी जो एकदम सक्सेसफुली क्रिएट की गई थी, और इसके लिए कार्तिक को रजत की रिसर्च लैब के लिए बहुत सारे रुपए खर्च करने पड़े थे, और ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन का रिसर्च और डेवलपमेंट करंटली डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में है। हालांकि रजत और बाकी लोगों का अटेंशन भी प्रोडक्शन लाइन के डेवलपमेंट की तरफ था, और जब बायोनिक ह्यूमन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मैच्योर हो गई है तो कार्तिक सिर्फ उस एक से सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए उसने रजत और बाकी लोगों से मोना जैसे ही और बायोनिक रोबोट्स रिसर्च रूम में बनाने के लिए कह दिए थे। और बायोनिक ह्यूमंस के अलावा कार्तिक ने यहाँ बायोनिक डॉग्स भी प्रोड्यूस करवाए थे जिनमें और भी ज्यादा कॉम्बैट पावर थी, और मोना से पहले 3 बायोनिक डॉग्स भी देखे गए थे, पर अभी कार्तिक के मैनर की गार्डिंग पावर 3 बायोनिक डॉग्स से बढ़कर 10 बायोनिक डॉग्स तक पहुंच गई है, और एक बायोनिक ह्यूमन से बढ़कर 3 बायोनिक ह्यूमन हो गई है। इस तरह से अब कुल मिलाकर 13 बायोनिक रोबोट्स हो गए हैं। भले ही ये दिखने में बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हों, पर बायोनिक मशीन की कॉम्बैट स्ट्रेंथ कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जब इनमें से एक ह्यूमन रोबोट मोना कार्तिक के साथ जापान गई थी तो उसने कोको को बचाने के साथ रोहन कपूर के हजारों गार्ड्स को धूल चटा दी थी और उन्हें घुटनों पर ला दिया था, और साथ ही साथ अपनी हार मानने को मजबूर कर दिया था। ये बात तो अब कार्तिक भी एक्सेप्ट करने लग गया था कि अगर मोना वहां जापान में इनके साथ नहीं होती तो कार्तिक और उसके लोग वहां से बचकर सही सलामत वापस इंडिया नहीं आ पाते। और ये कहा जा सकता है कि बायोनिक रोबोट्स के सामने पुराने जमाने के लाइट वेपन्स किसी काम के नहीं हैं, और वो इतनी आसानी से बायोनिक रोबोट्स के डिफेंस को नहीं तोड़ पाएंगे। और अगर स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी और किसी भी तरह के अटैक को रोकने की बात की जाए तो इन बायोनिक रोबोट्स में इतनी पावर थी कि ये ऑर्डिनरी ह्यूमन को भी कुचल सकते थे। और अगर इस बारे में बात की जाए कि वो कोई वीक ऑर्डिनरी ह्यूमन है या फिर कोई बहुत ताकतवर एक्सपर्ट, तो इन बायोनिक रोबोट्स के लिए वो किसी ट्रैश से ज्यादा कुछ नहीं है जिसको ये 2 सेकंड्स में ढेर कर सकते हैं। अगर इन 13 बायोनिक रोबोट्स पर विश्वास किया जाए तो कार्तिक का मैनर इस वक्त पूरी तरह से सिक्योर था और उन्हें सिद्धार्थ के लोगों से कोई खतरा नहीं था। इस वक्त सिद्धार्थ और उसके लोगों की शिप भले ही शिप एरिया में होते हुए कार्तिक के आइलैंड हिम आइलैंड की तरफ आ रही थी, पर वो अभी भी आइलैंड के अलर्ट एरिया में एंटर नहीं हुई थी। हालांकि जैसे ही ये लोग हिम आइलैंड पर आने की जल्दबाजी करने लगे तो वहां लगे सारे डिटेक्शन इक्विपमेंट्स ने तुरंत इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने जो ड्रोन कार्तिक के हिम आइलैंड पर वहां के इन्फॉर्मेशन लाने के लिए भेजे थे वो भी वहां के एंटी एयर सिक्योरिटी इक्विपमेंट की नजरों में आ गया था, और इस वजह से वहां पर अलार्म बजने लगा था। मैगी जो इस वक्त ड्यूटी पर थी उसने अपने आसपास उड़ने वाले ड्रोन्स देख लिए थे, इसीलिए उसने गार्ड्स को जैमर्स यूज नहीं करने दिया था, क्योंकि मैगी अपने दुश्मनों को अलर्ट नहीं करना चाहती थी। और मैगी इस बात का पता लगाना चाहती थी कि आखिर किसमें हिम्मत आ गई इतनी कि वो कार्तिक की टेरिटरी में घुसने की सोच रहा है। वहीं सिद्धार्थ और उसके लोगों को अब यही लग रहा था कि उसके दुश्मनों को अब तक उसके ड्रोन्स के बारे में पता नहीं लगा है और ना ही उनके पास कोई डिफेंस है। इसीलिए इस बात का पता लगते ही मैगी ने तुरंत कार्तिक को ढूंढा और यहाँ की करंट सिचुएशन के बारे में उसे रिपोर्ट किया। इस वक्त मैगी वहाँ खड़ी कार्तिक के डिसीजन का वेट कर रही थी, और जैसे ही कार्तिक को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। कार्तिक ने एंजॉयमेंट के लिए इतनी बड़ी बैंकेट पार्टी रखी थी जहाँ पर आज एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की आई थी, और कार्तिक भी वहाँ काफी एंजॉय कर रहा था, पर सिद्धार्थ और उसके लोगों ने आकर उसका सारा मजा किरकिरा कर दिया था।
तभी कार्तिक ने मैगी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये वही सेकंड जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने दिन में हमारे लोगों को परेशान किया था और अब फिर से यहाँ परेशान करने के लिए आ गए हैं। इसलिए तुम जल्द से जल्द डिफेंस अरेंज करो और इन लोगों को यहाँ पर डिस्टर्ब करने मत देना। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उससे कहा, डोंट वरी बॉस, टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ जल्दी पहुंचते होंगे और आइलैंड पर इस वक्त जितने भी गार्ड्स हैं वो डेफिनेटली इन लोगों को अंदर नहीं आने देंगे और ना ही वो आपका मूड खराब होने देंगे। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने संतुष्ट होते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और मैगी से कहा, हाँ और यही बेस्ट होगा कि उनसे आउटर रीजन में ही डील कर ली जाए और अगर पॉसिबल हो तो यहाँ से एक सिंगल पर्सन भी बच के जाना नहीं चाहिए। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने उससे कहा, यस बॉस ऐसा ही होगा, हमारे गार्ड्स अपना बेस्ट देंगे। और इतना कहकर मैगी वहां से चली गई। वहीं कार्तिक भी अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ गई। पहले रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के डेवलपमेंट में बहुत सारा लेबर यूज किया गया था जिसके लिए कार्तिक को काफी पे करना पड़ा था और अब जब ये रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड बहुत बड़ा हो गया था जिसमें बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ने वाली थी, इसीलिए कार्तिक चाहता तो इसके लिए सिद्धार्थ और उसके लोगों को फ्री लेबर की तरह यूज कर सकता था। सिद्धार्थ और उसके लोग यहाँ आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे और ये लोग कार्तिक के डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त थे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ जल्द से जल्द इस हिम आइलैंड पर पहुंच जाना चाहता था। सिद्धार्थ शिप पर बनी रेलिंग का सहारा लेकर खड़ा हो गया और इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी हाल में उस ग्रीन माउंटेन जेड माइन को पाकर ही रहेगा और साथ ही कार्तिक से बदला भी लेगा। सिद्धार्थ बिना वजह यही सोच कर अपने मन में खुश हुए जा रहा था और उसके दिल में अभी एक अलग ही तरह की फीलिंग आ रही थी। इन सब थॉट्स के साथ कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को इस तरह की फीलिंग इसलिए भी आ रही थी क्योंकि इस वक्त समुद्र में होने की वजह से उसे चारों तरफ से ठंडी हवा लग रही थी और इस वजह से उसे ठंड लगने लगी थी। इस वक्त सिद्धार्थ अपने मन ही मन में यही सोच रहा था कि उसे कुछ और कपड़े पहनकर यहाँ आना चाहिए था ताकि उसे कम से कम ठंड तो नहीं लगती, पर अब तो वो बाद में ही कुछ कपड़े पहन पाए ताकि उसे ठंड ना लग जाए क्योंकि पानी में गिरने की वजह से ऑलरेडी सिद्धार्थ को थोड़ी बहुत ठंड लग गई थी। आज जो कुछ भी सिद्धार्थ के साथ हुआ था उसकी वजह से अपने लोगों के सामने सिद्धार्थ की ग्लोरियस इमेज पर भी असर पड़ा था जिसे वो आज कार्तिक से बदला लेकर वापस अर्न करना चाहता था। जैसे ही सिद्धार्थ की सारी शिप्स आइलैंड के किनारे पर पहुंची तो इन लोगों ने ओरिजिनली सोचा था कि यहाँ बहुत सारे गार्ड्स आपस में नजर रख रहे होंगे, इसीलिए इन लोगों ने किसी भी तरह का कोई अलार्म यूज नहीं किया। पर सिद्धार्थ ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जगह इतनी ज्यादा शांत होगी और यहाँ पर एक भी इंसान नहीं होगा। हालांकि सिद्धार्थ ने जितना एक्सपेक्ट किया था ये सिचुएशन उससे भी ज्यादा बेटर थी, इसीलिए सिद्धार्थ के सारे लोग शिप से नीचे आ गए और छिपते हुए जल्दी से आइलैंड की तरफ जाने लगे ताकि ये लोग वहाँ खड़े किसी भी गार्ड की नजर में ना आ सके। पर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शांति थी, इसीलिए कहीं ना कहीं इन लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अपने सामने की तरफ बने साइलेंट पोर्ट की तरफ देखा, जिसे देखने के बाद सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन थोड़े पजल्ड हो गए थे। सिद्धार्थ इस वक्त थोड़ा नर्वस लग रहा था। तभी सिद्धार्थ के एक सबऑर्डिनेट ने उससे कहा, बॉस हमारे आदमी धीरे धीरे शिप से बाहर जा रहे हैं, क्या हम भी इनके साथ चलें या हमें यही रहकर थोड़ी देर वेट करना चाहिए। अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए उससे कहा, वेट, तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा अजीब है। अपने बॉस की बात सुनकर इस सबऑर्डिनेट ने कहा, पर बॉस इसमें अजीब क्या है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। तभी सिद्धार्थ ने सबऑर्डिनेट से कहा, चाहे जो भी हो पर ये बिल्कुल सच है कि ये कार्तिक हाइसू में बहुत पावरफुल है। फिर तुम्हें नहीं लगता कि इस आइलैंड पर उसके डिफेंस के लिए बहुत ही कम लोग हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर सबऑर्डिनेट ने उससे कहा, ओह बॉस, तो आप ये सब सोचकर इतना वरिड है, पर बॉस यहाँ पर खड़े रहकर गेस करना थोड़ा मुश्किल है। अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, तुम कहना क्या चाहते हो। तभी सबऑर्डिनेट ने सिद्धार्थ से स्माइल करते हुए कहा, ये शायद मैनर में इस वक्त बैंकेट पार्टी चलने की वजह से है और फिर यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां भी तो हैं और इसीलिए गार्ड्स का भी इस वक्त काम करने का मूड नहीं होगा। तभी एक और सबऑर्डिनेट ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है बॉस, और जब इन गार्ड्स को इस बात का पता चलेगा कि हम लोगों ने उसके बॉस को चारों तरफ से घेर लिया है तो वो लोग घबरा जाएंगे और घबरा कर यहाँ से भाग जाएंगे। तभी उस पहले वाले सबऑर्डिनेट ने कहा, हाँ उनके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। तभी सिद्धार्थ के एक और सबऑर्डिनेट ने पीछे से कहा, इस वक्त तो मैनर में बहुत सारी यंग और प्रिटी लड़कियां होंगी, आखिर कार्तिक उन सबके साथ अकेले ही मस्ती कैसे कर सकता है। इसलिए जो गार्ड्स यहाँ सिक्योरिटी के लिए पहरा दे रहे थे वो भी उनके साथ मस्ती करने के लिए चले गए और किसे पता हम लोगों को भी उन लड़कियों के साथ मस्ती करने का मौका मिल जाए। इस वक्त सारे सेकेंडरी जनरेशन के लोग तेज तेज हंस रहे थे और इन्हें देखकर सिद्धार्थ भी अपने आप को रोक नहीं पाया और हंसने लगा। और अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनकर इस वक्त तक सिद्धार्थ के दिल में जो कुछ भी डाउट ने सोचा कि उसके ये लोग उससे जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि जितनी बड़ी फैमिलीज होती हैं उनमें बॉस सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है और उसके साथ काम करने वाले लोग एक अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं और सीक्रेटली कुछ मेल एम्प्लॉयज़ और गार्ड्स बड़ी फैमिली में काम करने वाली फीमेल एम्प्लॉयज़ से प्राइवेटली ही डील कर लेते हैं। और इस बात को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इस आइलैंड पर मेनलैंड से दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था और यहाँ तक कि यहाँ पर किसी की भी परछाई तक नहीं दिखाई देती थी। इसीलिए इन गार्ड्स के लिए यहाँ पर अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और यहाँ रहकर अपनी नीड्स भी वो पूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें भी किसी ना किसी लड़के को यहाँ ढूंढना ही था ताकि वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर सके और यही ह्यूमन नेचर होता है। इसीलिए इस वक्त सिद्धार्थ के मन में यहाँ की शांति को लेकर अब कोई डाउट नहीं था और सिद्धार्थ को सबसे ज़्यादा इस वक्त कार्तिक का जेड स्टोन से बना मैनर ही अट्रैक्ट कर रहा था। सिद्धार्थ ने इसे अब तक ड्रोन से भेजी हुई पिक्चर से ही देखा था पर अब सिद्धार्थ इसे करीब से देखने के लिए और वेट नहीं कर सकता था। भले ही वो जेड का पीस हो या नहीं, पर फिर भी सिद्धार्थ इसे अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लेना चाहता था। क्या लगता है आपको, क्या सिद्धार्थ कार्तिक से अपना बदला